ये लाइन। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के इस सेशन में मैं अनुपमा चैटर्जी, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमेशा हम पिंक टॉक में एक नया टॉपिक लेके आते हैं। हमेशा कुछ ऐसा आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए। इसी क्रम में हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ते हैं ब्रह्म कुमारी दीदी। बीके दीदी एक ऐसा नाम है जिनके नाम पे हमारे चेहरे पे एक सौम्य सी मुस्कुराहट आ जाती है। उनसे जब भी बात होती है तो हमें हमेशा जीवन को एक सही दिशा देने का नजरिया मिलता है, और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि हम कैसे अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे मुश्किल की घड़ी में अपना धैर्य न खो के आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं बीके डॉक्टर प्राची आनंदी दीदी। पिंक टॉक में पिंकिश की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। कैसी है आप दीदी? बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगर दर्शकों से मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं परिचय दूंगी। परिचय देना, दीदी का परिचय देना थोड़ा सा सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा परिचय आपका देना चाहूंगी कि डॉक्टर प्राची आनंद इज प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट 20 years, taught by Brahma Kumaris. She has done direct doctorate in emotional intelligence and Raj Yoga meditation. She has experience of working in corporate and MBA institution as a successful training professional. She maintains a beautiful work-life balance while practicing Raj Yoga meditation. Today, she will throw some light on as to how can we stay emotionally stable in today's time of chaos. Yes, this is our topic. How to maintain our emotional stability during today's time of chaos. सो दीदी, ये तो आपका थोड़ा सा परिचय देने का मैंने प्रयास किया, और आज का जो टॉपिक है ये हम जो जिस जमाने में अभी हम हैं वहां पे केओस, अनस्टेबिलिटी, बहुत तरीके की चीजें घूमती रहती है आसपास, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। तो सबसे पहले हम थोड़ी इस चीज पे एक आप प्रकाश अगर दीदी डालें कि क्या है आज के टॉपिक में हम जिसको हम कवर करेंगे, फिर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस बोले, इमोशनल स्टेबिलिटी बोले, इमोशनल मैच्योरिटी बोले, लेकिन इसमें जो चीज आ रही है वो आ रही है इमोशंस। और हम ये सब जानते हैं कि इमोशंस को इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। और अगर इसके लिए कहा जाए कि इसको इलेबोरेट किया जाए तो ये और डिफिकल्ट हो जाता है ना। अगर हम किसी को कहेंगे आपके पास इमोशंस हैं या आप इमोशंस फील करते हैं, वो फिर भी कहेंगे कि हाँ, इमोशंस हम फील करते हैं। और अगर हम उन्हें कहेंगे कि कैन यू एक्सप्लेन इट, तो फिर वो उनके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें इसके बारे में काफी कम नॉलेज है। इनफैक्ट आज जिन तक रिसर्चर्स भी और जो साइकोलॉजिस्ट भी है, वो इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा पाए हैं। और इसका एक बेसिक रीजन ये है कि जो माइंड है, जो मेंटल प्रोसेसेस है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है विच यू कैन होल्ड इट इन द सेंस कि टेंजिबल कुछ नहीं है। तो माइंड जो है वो मेंटल प्रोसेस के साथ काम करता है। और इसकी डीपनेस को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। तो इमोशंस जो है बेसिकली थॉट्स के थ्रू जनरेट होते हैं, और थॉट्स माइंड में जनरेट होते हैं। तो माइंड को आप एक प्लेटफॉर्म की तरह देख सकते हैं जिसके अंदर जो है थॉट्स ट्रेवल करते हैं। थॉट्स जब फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब फीलिंग को हम इंटेंसिफाई कर देते हैं, वो इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो रूट एक कह सकते हैं या बीज उसे कह सकते हैं, वो है हमारे मन में चलने वाले विचार। और अगर हम अपने विचारों को नियंत्रण कर लेते हैं, तो हम अपने इंटर्न इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो कि आज की डेट में सभी के लिए ये मानना बहुत आसान है कि हाँ, इमोशंस को कंट्रोल करना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। हमें गुस्सा बहुत आता है, हमें ईर्ष्या बहुत होती है, या किसी से अगर नफरत होती है तो वो नफरत खत्म ही नहीं होती है। किसी के लिए अगर हर्ट पकड़ के बैठे हैं तो वो हर्ट खत्म ही नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप एक पॉजिटिव इमोशन को भी देखें, लव के इमोशन को भी देखें, तो वो भी अगर वो विकृत रूप ले लेता है, अगर वो थोड़ा-सा नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है, या फिर अगर किसी भी तरीके से अगर वो डीप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो भी आप देखेंगे कि उसके वो भी एक तरीके से बहुत कोई आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला नहीं है, अगर वो अटैचमेंट में कन्वर्ट होता है।
तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बैलेंस कहाँ बनाना है। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि चलने वाले थॉट्स को हम गवर्न नहीं कर पा रहे। अब इसको बहुत एक सिंप्लीफाई करने के लिए एक रिसर्च हुई थी नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा, कि हमारे मन में 1 मिनट के अंदर 30 से 50 थॉट्स ट्रैवल करते हैं, 1 मिनट राइट। में। राइट? तो वो कुछ कॉन्शियस में होते हैं, कुछ सबकॉन्शियस में होते हैं, कुछ ऊपरी परत पे होते हैं। ऊपरी परत पे आप कहोगे 3-4 थॉट्स ही हैं केवल। लेकिन बैक ऑफ माइंड यानी कि सबकॉन्शियस लेवल पे वो जो थॉट्स हैं उनकी काउंट भी आप नहीं कर सकते हैं। वो कहीं न कहीं चल रहे होते हैं। इट इज़ कॉज़िंग अ डिस्टर्बेंस, क्योंकि हमें पता है वो है। वो हम उस समय याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमें याद कराएगा या ट्रिगर कुछ हमें मिलता है बाहर से, हम एकदम हुँ, से उसको रिकॉल कर पाते हैं। हुँ, दैट मीन्स कि थॉट्स जो हैं वो 1 दिन में अगर काउंट करें, 1 मिनट का रेशियो अगर आप 24 आवर्स में काउंट करें, तो रिसर्च बताती है कि वो 60,000 थॉट्स भी हो सकते हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि 60,000 थॉट्स पॉजिटिव हुँ, तो नहीं हो सकते हैं। अब इस नॉट एट पे ऑल। भी एक रिसर्च हुई जो कि डब्ल्यूएचओ की रिसर्च है, कि हुँ, अगर आपके मन में इतने विचार आ रहे हैं, तो उसमें 90% आज की डेट में विचार नेगेटिव टेंडेंसी के हैं। और 90% में भी जो जो थॉट्स आ रहे हैं मेनली वो रिपीटेड टेंडेंसी के हैं। इन द सेंस कि हम उनको अननेसेसरी बार-बार रिपीट कर रहे हैं, वेस्ट कैटेगरी के। तो बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए आप समझे तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, या अगर हम नकारात्मक सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ नेसेसरी थॉट्स भी होते हैं, जैसे आप शो कर रहे हैं, उसमें ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। उसके अंदर आपको शो करना है, आप एक कर्म कर रही हैं, आप वो करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, वो नेसेसरी है। लेकिन जो चौथा जो कैटेगरी है वो बड़ा अनआइडेंटिफाइड जो है वो एक फैक्टर रहता है, या फिर एक फेज रहता है, दैट इज वेस्ट थॉट, अननेसेसरी थॉट्स इन द सेंस कि हम उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते ये आया कहाँ से। पास्ट की कोई बातें घूम रही होती हैं, फ्यूचर की कोई चीजें घूम रही होती हैं हमारे मन में, हम आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो जब हम थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जब हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो फिर वही चीज इमोशन में कन्वर्ट हो जाती है। अ, एक ऑथर हैं या फिर आप उन्हें साइकोलॉजिस्ट कहें, रॉबर्ट प्लुचिक, उन्होंने एक आइसक्रीम का जैसे कोन होता है, उसी पे एक रिसर्च करी है। मतलब उसी उसी को बताते हुए उन्होंने बताया है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो 3400 तक भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ थॉट जो इमोशंस हैं, उनको नाम देके नेम देकर उन्होंने 3400 कैटेगरी निकाली। वो इस तरह से निकाली कि जैसे कि वो शुरू कैसे होता है, वो फीलिंग से इमोशन से कन्वर्ट कैसे होता है। जैसे कि राइट, ऊपर वाले सरफेस पे कोई लाइटर इमोशन है, अननोयंस है, या फिर किसी से आप नाराज़ होते हो, वो डीप जाते-जाते नफ़रत का रूप ले लेते हैं, रेज का रूप ले लेता है। तो इस तरह से राइट, इमोशंस की भी जो इंटेंसिटी है वो कैसे जो है वो डीप होती जा रही है। तो अब हमें हुँ। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जब इमोशंस इतने सारे और इतने ज़्यादा डाइवर्स्ड हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। यू एक्चुअली दीदी आपने बड़े अच्छे से इस चीज को केटर हुँ, किया कि इमोशंस और जो थॉट्स हैं दे आर लाइक ए सी वेव्स कि आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। बट दीदी यहाँ पे मेरा एक सवाल ये आता है कि हम केटर नहीं कर सकते कि वो पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव इमोशन है या न्यूट्रल है। कई बार कई तरीके के इमोशंस आते हैं, बट कैन कैन वी यूटिलाइज इट एज एन एनर्जी? इमोशंस को क्या हम एज एन एनर्जी यूज कर सकते हैं? इमोशंस एक्चुअली एनर्जी ही है। अगर देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी टेंडेंसी को समझें, क्योंकि यहीं पर ही रोल आता है स्पिरिचुअलिटी का, जहाँ हमें ये पता चलता है कि जब हम बात करते हैं कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़ टू नो सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इमोशनल इंटेलिजेंस में भी फर्स्ट स्टेप सेल्फ अवेयरनेस ही है, स्पिरिचुअलिटी का भी फर्स्ट स्टेप जो है वो सेल्फ अवेयरनेस ही है। इसलिए जो जो पर्सन स्पिरिचुअल है, उनका सेल्फ अवेयरनेस लेवल जो है वो थोड़ा-सा एलिवेटेड होगा ही होगा। रीज़न बीइंग हम ये जान रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और जो बाहर हो रहा है मुझे उसके थ्रू उसके लिए या उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो इमोशंस कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ इमोशनल रिस्पॉन्स। जो बाहर से हमें स्टिमुलीज़ मिल रही हैं, जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं लोगों के द्वारा,
है ना, सिचुएशंस के द्वारा जो हमें ट्रिगर्स मिल रहे हैं, हम उनमें कैसे रिएक्ट करते हैं, यही तो इमोशंस का काम है। लेकिन अगर मैं यही नहीं जानती हूँ कि मैं इमोशंस की मालिक हूँ, मन की मालिक हूँ, थॉट्स को गवर्न करने वाली हूँ, तब तक मैं उसको राइट डायरेक्शन दे ही नहीं सकती। आज दिन तक क्या हो रहा है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मैं अगर ये सोचूं मेरा मन बहुत भारी हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन मुझे यहाँ खींच रहा है, दैट मीन्स कि मन ही मुझे हर जगह ले जा रहा गवर्न कर रहा है, या वी है। आर तो टोटली मैंने जो गवर्न्ड बाय आवर मन। हाँ, तो मैंने अपनी जो अथॉरिटी है, वो तो मैंने किसी और को दे दी ना। राइट। बेशक मन मेरा है, लेकिन मैं मन की मालिक अगर मैं खुद को बोल रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं मन से भी एक ऊपर एक एंटिटी हूँ, है ना। मैं मन को भी चलाने वाली एक शक्ति हूँ। लेकिन अगर मैं ये क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ बार बार कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन भाग रहा है, मेरा मन ऐसे हो रहा है ना, मेरा मन आज उदास है, दैट मीन्स मेरा मन, मेरा मीन्स समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, राइट। है ना। दिस इज माई इज नॉट आई इज ओके। सेपरेट फ्रॉम माई। सो मैं अगर मैं शब्द यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स वो मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, कोई एक शक्ति अंदर मेरे है, मैं वो शक्ति हूँ जिसके लिए मैं शब्द यूज कर रही हूँ। लेकिन जहां मैंने मेरा शब्द, जैसे कि मैंने अपने हाथ के लिए बोला माई हैंड, माई हस्बैंड, माई चाइल्ड, माई सिस्टर, ऐसे माई माइंड, दैट मीन्स माइंड भी मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे से उसका रिलेशन है, लेकिन मैं उसकी भी मालिक हूँ। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, क्योंकि मन, मैं जान नहीं पा रही हूँ कि मन क्या चीज है, बिकॉज समथिंग दैट इज नॉट टेंजिबल, दैट इज समथिंग नॉट सीन विद द आईज। मुझे लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है बहुत फिनोमेना। मन को मैंने अब वैसे ही समझ लिया कि हाँ चलो ठीक है, ये सब कुछ कॉमन है, मिक्स है, और जैसे चल रहा है वैसे हम चलते रहने दे। लेकिन हम इस पे एक तरीके से कमांड ले सकते हैं बहुत आसानी से, अगर हम ये समझ जाए कि वास्तव में मुझ में वो शक्तियां हैं कौन सी, मैं हूँ वास्तव में कौन। तो मुझे ये समझना है कि जो मैं हूँ वो एक आत्मा हूँ, जो कि राइट। और भी जो रिलीजियस फिलॉसफीज हैं उसके अंदर भी ये ज्ञान कॉमन है। इट्स नॉट लाइक कि ब्रह्मा कुमारी के अंदर ही ये सब चीजें बताई गई हैं। ये मैं का कॉन्सेप्ट जो आप वेदांता फिलॉसफी में जाएंगे और भी और फिलॉसफी में देखेंगे, तो आत्मा सत्य है ये तो सब जगह बताया जाता है। राइट। लेकिन हम इसे क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आत्मा जो है, या फिर सोल आप कहें, कॉन्शियस आप कहें, ये नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इट कैन ओनली बी फेल्ट कि मैं इसके अंदर हूँ। लाइक यू नो, यू जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ ए लिविंग बॉडी एंड ए डेड बॉडी। तो आप देखेंगे अगर दोनों का अगर आप पोस्टमार्टम कर देंगे तो ऑल दी ऑर्गन्स आर इंटैक्ट, वो दोनों में है, लेकिन देयर इज समथिंग इनविजिबल दैट इज मिसिंग फ्रॉम द डेड बॉडी। एग्जैक्टली। तो जब वो चीज मिसिंग है, यानी कि वो डेड हो गई है, लेकिन वो इनविजिबल है, इसलिए हमें नहीं पता चल रही है। इनविजिबल होने की वजह से हम उसको एक तरीके से कह लें कि लाइफ की रियलिटी नहीं मान, हमने इसी को रियलिटी मान लिया विच इज जो फिजिकली सीन है। लेकिन ये नहीं है कि हम इस बॉडी को चलाने के लिए भी तो मैं आत्मा रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो इसको चला रही हूँ, मन को चला रही हूँ, बुद्धि को चला रही हूँ, अपने संस्कारों द्वारा अपना कैरेक्टर बना रही हूँ। तो वो मैं हूँ जो मैं इसको, हो सकता है कि कल कुछ ऐसा हो कि ये शरीर यहीं छूट जाए, दैट डज नॉट मीन कि माई आइडेंटिटी हैज एंडेड। मेरी राइट। आइडेंटिटी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि मैं चली गई। तो ये सारी चीजें जो है हमें समझने की जरूरत है कि एक और ब्यूटीफुल चीज मैं यहाँ पे आपको ऐड करूंगी कि साइंटिफिकली अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं कि अगर आप ब्रेन को देखें, क्योंकि जो आत्मा का निवास स्थान होता है वो होता है एक तरीके से आप कहें भ्रुकुटी के मध्य, और थोड़ा-सा और साइंटिफिक भाषा में बात करें तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल मिड में होता है। राइट। और इमोशंस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो एमिगडाला भी वहाँ पर एक चीज़ है ब्रेन के अंदर व्हिच इज़ रिस्पांसिबल फॉर द इमोशनल रिस्पॉन्सेस। तो जब आत्मा का ज्ञान हमें होता है, जब हम वहाँ पे फोकस करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, और मेरा सारा ध्यान यहाँ पर अपनी सीट पर सेट होने के लिए रहता है कि मैं आत्मा, मैं एनर्जी यहाँ पर बैठ के अपनी पूरी बॉडी को गवर्न करती हूँ। तो जो यहाँ से नर्वस सिस्टम को सारे सिग्नल जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली इमोशंस को भी स्टेबल करते हैं और बॉडी के सारे फंक्शंस को भी बिल्कुल ठीक रखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी या राज्यों का अभ्यास सिर्फ
मेंटल एबिलिटी को ही नहीं, फिजिकल एबिलिटी को भी बहुत हद तक जो है वो इम्प्रूव करता है। Didi, very well said. In fact, I was just thinking around this entire discussion. It's very going to be very interesting, basically. So, दीदी एक जो आपने ये बात बोली कि जो हमारा हमारा जो शक्ति है, प्राण शक्ति, जो यहाँ पे हमारे कहीं पे एग्जिस्ट करती है और वहां से हमारे पूरे शरीर में वो संचारित होती है। दीदी यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि हम एक इमोशनल कोशेंट यानी ईक्यू की बात करते हैं कई बार कि आजकल मैंने कई बार देखा है कि देयर आर मेनी कंपनीज हु आर टेकिंग ईक्यूज, इट्स अपार्ट फ्रॉम आईक्यू टेस्ट एज वेल। ईक्यू कई लोगों में ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल कोशेंट। इफ आई टॉक पर्सनली अबाउट मी, आई एम हैविंग हाई ईक्यू। सो वहां पे जब होता है दीदी, तो जब अगर ईक्यू और आईक्यू में बैलेंस नहीं है तो समहाउ हम अपने ईक्यू से गवर्न होना शुरू कर देते हैं इन स्पाइट ऑफ यूजिंग आवर आईक्यू। सो मे बी यू वांट टू ट्राई टू से कि हमारा ईक्यू और आईक्यू शुड बी इक्वलेंट होना चाहिए या बैलेंस मेंटेन करना चाहिए इन दोनों के बीच में। अगर वो बैलेंस नहीं है तो मे बी हम कहीं ना कहीं डिविएट हो रहे हैं जो अपने हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे कर्म है, उसको कंप्लीट करने में। देखिए, इमोशनल क्वोशंट जो है ना वो बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है। सपोज Exactly. इफ आई फील एम्पैथी फॉर अदर्स, दैट डज नॉट मीन आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन एट ऑल। हम्म। मतलब ये एक पार्शियल पार्ट हो सकता है इसका, बट इसको हम्म कंप्लीटली हम ये कह दें कि आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट, वो हम्म चीज नहीं। एक दोनों चीजों में अंतर है। इमोशनल क्वोशंट जो है वो एक तरीके से इमोशनल पार्ट कितना है आपके अंदर, बट इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इससे बहुत अलग है। वो इसलिए अलग है कि सपोज जैसे कि अगर मुझे ये पता है कि मेरा आज बहुत मूड अपसेट है और राइट। मुझे आज एक बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट में गाना गाना है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि नहीं, मेरा मूड बहुत अपसेट है, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्योंकि मेरा मूड अपसेट है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट जो होगा, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो कॉन्सर्ट में भी जाएगा, वो सॉन्ग भी गाएगा, प्रोवाइडेड वो उस सॉन्ग को बेटर करने के लिए कुछ ऐसा सॉन्ग गाएगा जो उसके मूड से अलाइंड करेगा। ओके। लेकिन वो उसके अंदर भी सक्सेसफुल होगा। तो ये लवली। है इमोशंस, ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंट होना डज नॉट मीन कि मुझे कभी भी उदासी फील नहीं हो सकती, या मुझे कोई भी चीज ऐसी, कोई भी ऐसा कोई मुझे आके कोई स्लैप ही मार दे, या मुझे कोई आके कुछ ऐसा बोल दे मेरी जिसमें गलती नहीं भी है, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी एनर्जीज को कैसे चैनलाइज करती हूँ टू स्टे पॉजिटिव, टू स्टे काम इन दैट पोजिशन, मैं कैसे अपने मन को समझाती हूँ, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस होना। इसका दैट इज राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस होना ये नहीं है कि नहीं मुझे बुरा ही नहीं लगेगा, या मुझे मुझे दर्द होगा ही नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम उस सिचुएशन से कैसे ओवरकम कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि हम कितने रेजिलियंट है। रेजिलियंट इन द सेंस कि मान लीजिए मेरी फैमिली में बहुत कोई डियर वंस चला गया, राइट। ठीक है। अब इमोशनली इंटेलिजेंट होना ये तो नहीं है कि मुझे मेरे फादर या कोई ऐसे कोई बहुत ही क्लोज जो मेरे से रहे हो कि मुझे उनके लिए उनके जाने का दुख ही ना हो, ये एग्जैक्टली। इमोशनल इंटेलिजेंट होना नहीं है। लेकिन मैं उनके जाने के बाद कितनी जल्दी अपने आप को बैक टू नॉर्मल करती हूँ, या मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, उनकी कौन से लेसन या उनकी कौन सी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, बजाय कि मैं रोते रहूं। मुझे अगर मैं इस वाली पोजीशन में आ जाती हूँ, आई विल फील मोर एम्पावर। मे बी मैं वो कर पाऊं जो वो शायद मुझे अपने रहते हुए देखना चाहती थी। तो देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ डिफरेंस, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग इमोशंस पे आएंगे ही नहीं, फील ही नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने इमोशंस को एम्पावर करने के लिए यूज करेंगे, पॉजिटिव फील करने के लिए यूज करेंगे, और हमारे साथ भी जो एसोसिएटेड लोग होंगे वो भी एम्पावर फील करेंगे। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अग्रीड। और इमोशनल क्वोशंट माना कि हाँ ठीक है, मुझे लोगों से सिंपैथी भी होती है, एम्पैथी भी होती है, आई केयर फॉर पीपल, ये इमोशनल क्वोशंट है कि हाँ मेरे में औरों से बेटर इमोशनल क्वोशंट है। वो तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो तो कुछ सोचते ही नहीं है, ये इमोशनल क्वोशंट। Here, Didi, there is one query which is keeping on in my mind since long. मतलब emotion अच्छा है या बुरा, whether emotion is good or bad, क्योंकि हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं क्या कि बिल्कुल कर कैसा है। सकते हैं। इसको बहुत आसान है, इसको समझना ही बहुत आसान है। हम्म अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंगर को भी एक इमोशन के रूप में लेते हैं, है ना, हम्म तो ठीक है। तो आज की डेट में यूजुअली लोग क्या कहते हैं
है ना, बड़ा बड़ा एक प्राउडली या फिर कहें कि बहुत एक अच्छे फील के साथ लेते हैं, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम शॉर्ट या टेम्पर्ड पर्सन, है ना, मतलब। और मुझे तो भाई गुस्सा आता है, बिना गुस्सा करे टीम जो है वो संभलती नहीं है, कॉर्पोरेट में तो ये सब करना पड़ता है, फैमिली के अंदर ये सब करना पड़ता है, बच्चों को ठीक करने के लिए करना पड़ता है, इट्स नॉर्मल। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग दैट पीपल से दैट आई एम ए शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। अब उसी शायद शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन से हम अगर पूछें कि आप पूरा दिन गुस्सा करते हैं, ठीक है, या फिर आपको दूसरों से, आप दूसरों के ऊपर कमेंट्स भी करते हैं, या फिर आप जो है कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी करते हैं, या फिर वो कहीं बार नफरत के रूप में भी डेवलप हो जाती है। अगर हम उन्हीं से पूछें, क्या आपको अगर कोई गुस्सा करे इसी तरह से जिस तरह से आप कर रहे हैं, या आपकी किसी चीज पे कमेंट्स करते रहे, या फिर आपके साथ कोई नफरत करे, हाउ वुड यू फील? तो वो क्या एग्जैक्टली। कहेंगे, है ना। तो वो एक बहुत पुरानी कोड भी तो है ना, ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, है या ना। तो ये एक वो सिंपल सी कोट है, इसी से हमें आइडिया लग जाता है कि जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जो चीज मेरे साथ हो रही है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है लोग मुझे कोऑपरेट करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे समझे, मुझे बिना कहे समझे, है ना, मुझे प्यार दे, अनकंडीशनल लव दे, विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव्स। तो जो चीज मैं अपने लिए फील कर रहा हूँ, दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव इमोशन। बस। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट करे, दैट मीन्स कि मुझे भी फिर सबको रिस्पेक्ट देनी है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हमें जो चीज अपने लिए अच्छी लग रही है, वो चीज हमें दूसरों को भी देनी है, दैट इज पॉजिटिव। अगर हमें लग रहा है कि हाँ मुझे उस चीज से बुरा लग रहा है, तो फिर मुझे दूसरों के साथ भी नहीं करना है, दैट इज नेगेटिव। सिंपल सिंपल भाषा में ये समझने के लिए है। बाकी इसकी अगर आप वैसे जाएंगे रिसर्चेस के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू, देयर इज एंडलेस थ्योरीज। वेरी वेल सेड दीदी। treat treat others the way you want to be treated. That is something very यस, important to understand. That is very some important to या सिंपल टू feel अंडरस्टैंड। actually. Yeah, of course. एक दीदी यहाँ पे आता है कि since we are living in too much competitive world, everybody is running, there is a rat race around everybody we can see. So and चाहे ना चाहे हम भी उस रेस का हिस्सा हैं, हम कोशिश भी कर लें, हम उससे अपने आप को निकाल नहीं पाते, हम भी दौड़ रहे हैं कुछ पाने की तलाश में, कुछ खो ना जाए, कुछ छूट ना जाए, इस अपेक्षा में। तो यहाँ पे दीदी एक चीज ये आती है कि हम इस सिचुएशन में है जब एवरीथिंग इज डायनामिक, एवरीथिंग इज कीप ऑन चेंजिंग एवरी डे, तो वहां पे अपने आप को या खुद के इमोशंस को कैसे स्टेबल बनाए रख सकते हैं ऐसे सिचुएशंस में? देखिए, आप जब आगे बढ़ेंगे तो विरोध हम्म, तो आएगा, है ना, कॉम्पिटिशन्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें तो कोई हम्म, दो राय है ही नहीं है। हम्म, लेकिन उस केस में आप ये देख सकते हैं कि आप, अगर आप, जैसे दो चीजें हैं, मतलब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज में भी ये सुनने को अक्सर मिलता हम्म, है कि हम्म, परमात्मा हमें समझाते हैं कि रीस मत करो, रेस करो। रीस माना जब हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, तब हम अपनी हम्म, चाल से या अपने लक्ष्य से हटने लगते हैं। लेकिन हम्म, जब हम रेस करते हैं और अपने से रेस करते हैं कि मुझे अपना बेस्ट देना है, राइट, मुझे अपना बेस्ट देना है, तो फिर हम्म, हम डेफिनेटली अपने रास्ते पे या अपने लक्ष्य पे हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। हमें हम्म, प्रॉब्लम्स तभी आती है व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग हियर एंड देयर, यहाँ there, पे हम जो साइट सीन देखने लगते हैं, अरे वो हमसे आगे ना निकल जाए, अरे वो बेटर है, या वो ऐसा है। तो ये सब चीजें जो है हमें रोकती हैं, ये हमारी हम्म, एफिशिएंसी को, हमारी स्पीड को रोकती हैं। हम्म, लेकिन अगर मैंने ये सोच लिया, आई एम बेटर देन यस्टरडे, मैं कल से हम्म, आज बेहतर हूँ, और मैं हम्म, कल आज से बेहतर होके दिखाऊंगा, मुझे हम्म, अपने स्किल्स को जो है अप करना है, मुझे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, विदाउट सीइंग एनीवन एल्स। तो हो सकता है कि जो लक्ष्य मेरा है मैं उससे भी आगे निकल जाऊं। तो मुझे exactly, सिर्फ ये देखना है कि सेल्फ प्रोग्रेस में ही पूरी प्रोग्रेस है, हम किसी हम्म। और की प्रोग्रेस को देखकर कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दीदी यहाँ पे ये हो जाता है कि उसकी कमीज मेरी कमी से ज्यादा सफेद क्यों, जब हम उस फॉर्मेट पे चलने लगते हैं, उस हम्म, वर्जन पे जाने लगते हैं, तब हमारे साथ ये हम्म। समस्याएं होती हैं और बड़ी यहीं पर ही हाँ, व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी जनरल, वेरी हम्म, कॉमन। यहाँ पर तभी हमने ये बात हम कहेंगे कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ मेजर रोल।
क्योंकि हमारा जो फोकस है वो डिविएट नहीं होता है। हमारे को ये पता होता है कि हमें करना क्या है, और जब फोकस यहाँ पर हो जाता है तो फिर फोकस यहाँ होने से हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बहुत बहुत बेटर हो जाता है। हमारे अंदर मतलब जो राजयोगा में कॉमनली हम लोग जो ये चीज मानते हैं, परमात्मा ने जो हमें बताई है, वो ये है कि हमारे अंदर राजयोगा के अभ्यास से 8 पावर्स जो है वो इंक्रीज होती है। और जो उसमें पहली पावर है वो है पावर टू विथड्रॉ। पावर टू विथड्रॉ यानी कि जब हम बाहर की जो भी चीजें हैं, अनवांटेड चीजें हैं, उनसे अपने आप को विथड्रॉ करके कंसंट्रेट करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं कि मैं कौन और मुझे क्या करना है। तो फिर उसके बाद मेरे अंदर और चीजें डेवलप होने लगती है, लाइक मैं चीजों को लेट गो करने लगती हूँ। जो वेस्ट है मेरे लिए, जो हर्टफुल चीजें हैं, मैं लेट गो करने लग जाती हूँ। मेरे अंदर जो है टॉलरेंस बढ़ जाता है। मैं लोगों को एक्सेप्ट करने लगती हूँ, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लगती हूँ। मेरे अंदर जो एक तरीके से कहें कि परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न, वो मेरी बढ़ती है। मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। लोगों को कोऑपरेट करने की पावर बढ़ती है। अनफोर्सीन और जो अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशंस है उनको मुझे फेस करने की पावर मिलती है। और द मोस्ट ब्यूटीफुल पावर जो हमारी एट्थ पावर है, पावर टू कोऑपरेट, लोगों को सहयोग करने की हमारे अंदर पावर बढ़ जाती है। ये लो लास्ट पावर मैंने बोली, सिंपल एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में देती हूँ कि बिल्कुल। एक सभा में हम लोग बैठे हुए थे, और मेरे साथ कुछ 2-3 लोग मेरे साथ जो आए थे वो भी बैठे हुए थे। देयर वाज नो चेयर, है ना, जिसे कहते हैं कि कहीं पर और चेयर थी ही नहीं बैठने के लिए। तो एक ओल्ड लेडी आई, और वहां पे सिटिंग जो है डाउन सिटिंग का भी अरेंजमेंट था। तो एक ओल्ड लेडी आई, तो नोबडी वाज स्टैंडिंग कि भाई ये सेशन जो है वो 4-5 आवर्स का चलेगा। अगर हम खड़े हो गए तो हम तो हॉल के बाहर ही जाएंगे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। तो हम किसी के लिए नहीं अपनी सीट छोड़ेंगे। तो ओल्ड लेडी वाज ट्राइंग टू सिट विद द हेल्प। तो वो मेरे साथ जो थे वो लोग, मेरा क्योंकि मेरे साथ तो थोड़ा मेडिकल कंडीशन थी, तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो मुझे ओके। उन्होंने बोला, नहीं आप उठना मत बिल्कुल भी। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन किसी को तो सीट देनी चाहिए, शी इज वेरी ओल्ड। तो कहते नहीं नहीं आप इतना मत सोचो, लेट हर सिट। तो मैंने कहा नहीं, आई कांट सी हर लाइक दिस, बिकॉज बहुत वल्नरेबल सिचुएशन है कि वो बैठ नहीं पा रही है। तो मैं उठ गई और मैंने कहा कोई बात नहीं, इफ आई कैन नॉट सिट डाउन तो एटलीस्ट आई कैन स्टैंड अप। तो मैं खड़ी हो गई कोने में जाके, और वो उनको मैंने वहां बिठाया। और वो सब मुझे बोलने कि आप क्यों उठे, आप क्यों उठे। तो मैंने देखा कि विद इन हाफ एन आवर, 1 आवर, मुझे 11 बार सीट ऑफर हुई। जो भी उठे वो मुझे सीट ऑफर करे कि नहीं आप उठे हैं, आप खड़े हुए हैं, तो आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। और परमात्मा हमें ये चीज सिखाता है कि अगर आप किसी को सीट देने के लिए, सीट यानी किसी को मान देते हैं, वो उसका कई गुना मान आपको लौटाते हैं। लेकिन आप अगर किसी का मान नहीं रखते हैं तो आप किसी से सम्मान की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ कर्मा बहुत ब्यूटीफुली बना हुआ है। व्हाट एक्चुअली यू गिव you actually receive the same in multiple fold। तो हम जो बोते हैं वही पाते हैं। लेकिन हमने ये सब आज दिन तक भागवत गीता में ही सुना। लेकिन जो राजू का मेडिटेशन है ब्रह्मा कुमारी, इसके अंदर हम ये चीजें प्रैक्टिकली करते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको प्रत्यक्ष में, रिजल्ट में एक खुशी, एक आंतरिक खुशी और त्याग में, सेवा में, देने में, और जैसे कहते हैं ना किसी की मदद करने में बहुत सुख मिलता है। वो सुख जो है हम सबके चेहरे पे, हर ब्रह्मा कुमारी के मेंबर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। मैंने देखा है दीदी, जस्ट एन एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। अभी मैंने सितंबर, आई थिंक अक्टूबर में गिरीश भाई का एक सेशन अटेंड किया था वसुंधरा में। दैट वाज रियली अमेजिंग कि इतना अच्छा सेशन था। Altogether different kind of experience in my entire life. Everywhere was so much of positivity, and Girish bhai का वो पूरा entire lecture was amazingly था। मतलब I can feel it from my heart. I was representing Pinkish over there as an associate director. So वहाँ पे जब मैं गई और बातें की, it was a heartfelt connect, heart connect. I don't know what was that except that बस लग रहा था कि वो सेशन चलता रहे, ऑनगोइंग रहे, और हम सुनते रहे। इट वाज एंटायर फिल्ड हॉल और एवरीथिंग वाज एक्चुअली सो वो मस्त। होता ये है कि जब हम बहुत ज्यादा एक तरीके से कह लें कि थॉट्स जो होते हैं जो एक्सेस में चलते हैं ना,
वो अगर हाँ, हैवी हो जाते हैं ना माइंड में, तो वो आपको हैवी फील कराते हैं। और जब आप ऐसी गैदरिंग में आते हैं, जहाँ सब कुछ बहुत लाइट हार्टेड है ना? हुँ, बहुत लाइटनेस के साथ वो शेयर किया जा रहा है, व्हेन यू आर लाफिंग, हँसना भी आज की डेट में इट हैज़ बिकम वेरी रेयर थिंग नाउ। तो वो जब लाइट माहौल हो जाता है, तो उसमें आपको यही लगता है कि नहीं, ये ऐसी चीज़ बाहर क्यों नहीं है? मतलब बाहर तो बहुत सारे-सारे मिक्स इमोशंस के साथ लोग मिलते हैं, नेगेटिव इमोशंस के साथ मिलते हैं, बट यहाँ पे सब बहुत प्योर फीलिंग के साथ बैठते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ऐसी गैदरिंग में आके अच्छा लगता है। जी, दीदी बहुत ही सही आपने बोला। और एक और चीज़ यहाँ पे एक आता है कि जब हम एक chaos की सिचुएशन में हैं, बी इट फैमिली chaos, प्रोफेशनल chaos, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चलती हैं। पर्सनल, प्रोफेशनल लेवल पे अगर हमारी लाइफ में कुछ chaoses हैं, हाउ कैन वी देयर इज़ सम फ्रस्ट्रेशन, देयर इज़ सम इरिटेशन यू कैन सी in our personality, in our entire behavior. So how can we remain calm and composed in that type of chaos in our lives? देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक हुँ, जो हमें परमात्मा ने हमें बताई, 3 बातों पे हुँ, हमारा फ़ोकस खिंचवाया। हुँ, उसमें हुँ, पहला है कि मैं कौन? हमें पूरी नॉलेज मिली कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरी क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना? 7 क्वालिटीज़ हैं मेरी, जिसके ऊपर मुझे फ़ोकस करना है। तो फीलिंग इमोशंस में तभी कन्वर्ट होते हैं जब हम उस पे फ़ोकस करते हैं। आज की डेट में जो बाहर से हमें स्टिमुलीज़ मिल रही हैं, बाहर से जो हमें ट्रिगर्स मिल रहे हैं, वो नेगेटिव हैं। है ना? आप लोगों से मिल रहे हैं, वो नेगेटिव है, सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हैं वो नेगेटिव है, एंड एवरी टाइम यू आर फोकसिंग ऑन नेगेटिव पॉइंट्स, है ना? कुछ गलत हो गया, किसी ने गलत बोल दिया, किसी ने गलत कर दिया, तो हम उसी फीलिंग के ऊपर कि मुझे बुरा लगा, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मेरे साथ गलत हुआ। सो वी आर थिंकिंग अगेन एंड अगेन ऑन द सेम पॉइंट। तो हम उसी चीज़ पे फोकस किए जा रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाई जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो गई हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी-सी माइंड की कंडीशनिंग को चेंज करने की ज़रूरत है, कि वास्तव में मुझे ये समझना है कि जो सिचुएशन आ रही है या फिर जो लोग मुझे मिल रहे हैं, ये एज़ पर पार्ट ही मिल रहे हैं। अब अगर अपनी लाइफ़ को या फिर एक तरीके से अपनी जर्नी को एक मूवी की तरह देखें, तो आप ये देखेंगे कि सब उसमें एक मूवी के अंदर जैसे हर कैरेक्टर का अपना एक रोल होता है। अब अगर सभी हीरो बन जाएँगे, तो हीरो का क्या रोल रहेगा? है ना? हीरो के साथ भी तो सारे के सारे जो चैलेंजेज़ आ रहे हैं, कोई विलेन बन के आ रहा है, कोई कोई बन के आ रहा है, कोई कोई बन के आ रहा है, तो उसके पास चैलेंजेज़ आ रहे हैं। तो आप क्यों हीरो को हीरो बोलते हैं? क्योंकि वो चैलेंजेज़ को क्रॉस करता है बहुत ही अच्छी तरीके से। इस तरह से कि वो अपना भी ध्यान रख रहा है और अपने साथ जो लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना है। और अब हमेशा ये फीलिंग आती है, अरे एट द एंड सब अच्छा हो जाए, है ना? एट द एंड जो पॉजिटिव एंडिंग जो है ना, उसकी जो हैप्पी एंडिंग हो, तो बहुत अच्छा है, तब तो फिर वो मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमें भी यही सोचना है कि अगर हम अपने को इस मूवी के अंदर, अपनी लाइफ की मूवी के अंदर अपने आप को हीरो समझते हैं, तो अगर आपको हीरो बनना है, तो आपको ये समझना होगा कि आपको भी ये सारे ऑब्स्टिकल्स, चाहे वो लोगों से आएँ, चाहे वो सिचुएशन से आएँ, बहुत एमिकेबली, बहुत ही एक काम माइंड के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ उसको आपको क्रॉस करना है ना? आपको जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं करना। आजकल बड़ा सुनने में आता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करो, ये करो। ये एक हीरो एक्टर नहीं कर सकता है। अगर मैं अपने आप को हीरो पार्टधारी समझती हूँ कि हाँ, मैं एब्सोल्युटली। अपनी लाइफ की मैं हीरो हूँ, तो फिर मैं हुँ, ये नहीं कर सकती उसने मेरे साथ गलत किया। अगर विलेन गलत कर रहा है और हीरो भी गलत कर रहा है, तो वो हीरो नहीं कहलाएगा। तो हुँ, हीरो को हीरो वाले रोल में रहना है, उसको सही रहना है। अगर वो सही है, तो वो हर विलेन को, यानी कि देखिए, गलत कोई भी नहीं होता, हर आत्मा ओरिजिनली प्योर होती हुँ, है। अगर वो गलत कर रही है, दैट मीन्स कि वो कहीं न कहीं डिफ़ोकस्ड है। दैट मीन्स हुँ, उसमें सेल्फ अवेयरनेस लेवल बहुत कम है। और अगर मेरा सेल्फ अवेयरनेस का लेवल अच्छा है, अगर मुझे पता है कि बैड और नेगेटिव और पॉज़िटिव इमोशंस क्या होते हैं, मुझे किस पे ध्यान देना है। अगर मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रही हूँ, तो मैं उनके अंदर के नेगेटिव को भी खत्म कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल अ, लाइव एग्ज़ाम्पल छोटे-छोटे ही अगर हम लें, जैसे कि मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है? आपके सामने से कोई ऐसा व्यक्ति आया जिससे आपकी टक्कर हो गई, ठीक है? हर्ट वो भी हुआ, हर्ट आप भी हुए, ठीक है? लेकिन उसने एकदम से जो टक्कर हुई और आपने एकदम से उनको बोला कि सॉरी सर, आपको लगी तो नहीं? आपको लगी तो नहीं? आपको चोट तो नहीं लगी है? अगर वो कितने भी गुस्से में होंगे ना, लेकिन आपका वो सॉरी सुन के या आपका वो स्माइलिंग फेस सुन देखकर वो शांत हो जाएँगे।
लेकिन अगर आपने उसी समय रिएक्ट करा कि आपको देखकर नहीं चलना आता क्या, आपने मुझे टक्कर मार दी, आप ऐसे चल रहे हैं, इतनी भीड़ में भी आपको ऐसे करना है, ये करना है, तो वो अगर आप बोलेंगे तो वो भी रिएक्ट करेंगे। बस तो जो जो इमोशंस है ना, वो भी एक तरीके से कहें कि वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं, तो लोग पॉजिटिव होने लगेंगे। आप पॉजिटिव हैं, तो सिचुएशंस पॉजिटिव होने लगेंगी, ऑटोमैटिक है। सिंपल, अगर मेरी सास अगर ऐसा कुछ करती है जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? तो ऐसा बहुत, मतलब वो मुझे हर चीज़ पे जो है टोक देती हैं या बोल देती हैं या फिर डाँट देती हैं, कुछ है। लेकिन अगर मैं उनको या तो जवाब दे रही हूँ या फिर पीछे जाके उनकी बुराई कर रही हूँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं उनको ये बोल रही हूँ कि अच्छा मम्मी ठीक है ना, मान जाओ, कोई बात नहीं, इस बार हुआ ना, अगली बार नहीं। तो ये एक हमारे रिस्पॉन्सेज हैं कि आप अगर ये सोचे, मतलब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ, स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते हैं ना, जैसे कि मैम ऐसा नहीं होता, ये इस तरह का आजकल की डेट में ना इतना अच्छा हो के नहीं चला जाता है या कुछ इस तरह से। तो यूजुअली लोग क्या कहेंगे कि आप क्या कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि नहीं, वो आप जैसा कर रहे हो वो ठीक है, या क्या हम एक ऐसी सोसाइटी को हम बनाना चाहते हैं? तो मैंने एक एक बार बच्चे ने पूछा कि मैम ना लोहा लोहे को काटता है, गुस्सा करना तो बड़ा नॉर्मल है, लोहा लोहे को काटता है। तो ना जाने अचानक ही ये वाला एक एग्ज़ाम्पल जब उन्होंने दिया, तो अचानक ही जैसे वो पूरा का पूरा सीन मेरे सामने आया और फिर उनके सामने मैंने यही बोला कि लोहा लोहे को काटता है, नो डाउट इन दैट, लेकिन ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। तो जब राइट। गरम तो जब आप ठंडे हैं, तभी तो आप उसको कर सकते हैं ना कंट्रोल में। तो ये वाली चीज़ है कि आपको ये देखना है कि तवे पे जब एक बूंद गिरती है तो वो अग्नि जो है उसको जला देती है ना? तो लेकिन अगर जब जंगल में आग लगती है, तो फिर क्या करना पड़ा? ऊपर से पूरी बरसात होती है, जब जाके जंगल को ठंडा करना पड़ता है। तो ये इंटेंसिटी की बात है। अगर कोई कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरी पॉजिटिविटी की जो एक इंटेंसिटी है वो हाई है, तो मैं किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को कंट्रोल में कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड मेरी पॉजिटिविटी का बारे में मुझे पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना जैसे मुझे लग रहा है जो हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, जो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, वी कीप ऑन सेइंग कि द पर्सन इज हैविंग सम ऑरा। मतलब जब हम किसी एक प्रीचर को सुनते हैं या किसी ऐसे नोबल किसी इंसान को सुनते हैं, तो उनकी उनके साथ अगर हम बात भी करते हैं, वी गेट दैट पॉजिटिव वाइब्स, बी पॉजिटिव। और कई बार ऐसे किसी से मिलते हैं, लगता है अरे क्या वाइब, मतलब अच्छा नहीं लगा मिलके। So I think this is all about how exactly we are reacting and how exactly our emotions are piled up. That creates our aura, which is very important for ये everyone. ये बिल्कुल सही बात है। Hmm. ऑरा इज नथिंग, इज जस्ट ए दी एक तरीके से आप कहें कि इट्स ए बॉडी ऑफ ए लाइट दैट इज मेड आउट ऑफ संकल्प, या फिर आप कहें थॉट्स। जैसे हमारे विचार होते हैं, उसी तरह का ऑरा हमारे जो है वो चारों ओर फैला होता है। तो लाइट के जैसे इसी बॉडी के साइज में एक प्रकाश जो होता है ना, वो एक तरीके से फैला होता है हमारा, उसी को हम ऑरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहां का ऑरा आपको अलग लगता है, क्योंकि बिल्कुल। वहां पे जो लोग थॉट्स लेके जाते हैं वो प्योर थॉट्स होते हैं, कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं या फिर विशेस कर रहे होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं। तो वहां पे आपको एक माहौल अलग दिखता है। हम्म। यहीं पर ही आप कोई ऐसी जगह पे जहाँ जो आप कहें कि डिस्को या पब जैसी चीजें हैं, वहां पे आप जाएंगे तो वहां का ऑरा आपको बहुत अलग लगेगा। जी। इसलिए कहते हैं कि सेम ऑरा वाले लोग जो हैं वो आपको एक जैसे एक जगह मिलेंगे। मंदिर राइट। जाने वाले लोग मैं खाने वालों के साथ नहीं होंगे, मैं खाने वाले जाने वाले लोग मंदिर जाने वालों के साथ नहीं होंगे। अब आप कहें कि वो ग्रुप गलत है या ये ग्रुप गलत है, गलत सही के बारे में हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम ऑरा की बात कर रहे हैं कि जो सेम ऑरा है वो अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए हम कहते भी हैं, इस चीज के लिए हम ये भी वर्ड यूज करते हैं, लाइक माइंडेडनेस। लाइक माइंडेडनेस दैट मीन्स कि व्हाट यू आर थिंकिंग, आई एम थिंकिंग द सेम। हम्म। और अगर मैं सेम सोच रही हूँ, दैट मीन्स मेरा ऑरा आपके ऑरा से मैच करता मैच है। कर रहे हैं। हाँ, तो ये लाइक माइंडेडनेस जो ग्रुप है आपको हमेशा खींच लेता है। आप अपने तरीके के लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे, वो अपने तरीके के लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे। इसलिए वो पूरा संसार जो है वो अलग-अलग गुटों में इस तरह से बटा हुआ है। हम्म।
वेरी ट्रू दीदी। यहाँ पे आपने बड़े अच्छे से इस चीज़ को कवर किया। साथ ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु हैज जॉइंड दिस सेशन, दे आर बेसिकली मदर्स। सो हमारे पिंकिश में बहुत सारी ऐसी हैं महिलाएं जो कि माता हैं, और उनके साथ अक्सर ये समस्या सामने आती है जब हम बच्चों की इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, चाहे वो एक टॉडलर हो या उससे बड़ा स्कूल गोअर हो या एक टीनेजर बच्चा हो। इनके इमोशंस, their emotions are keep on changing, and even I have seen there are so many changes in my kid since he is growing up. तो दीदी कई बार हम उनके आउट ऑफ इमोशंस सडनली उसकी उसको बच्चे को गुस्सा आता है, या बच्चा रोने लगता है, या बच्चा एक्सेसिव खुश भी होता है। हाउ एग्जैक्टली बीइंग ए पेरेंट्स वी कैन मैनेज दैट इमोशंस, वी कैन बैलेंस हिज और हर इमोशंस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो ए किड जो उसके इमोशंस बिल्कुल स्टेबल हो, इससे उसको आगे आने वाले जीवन में सहायता कर सके। देखिए, इमोशंस कहें या हम बोले कि संस्कार जो है ना, वो एक तरीके से 5 मेन कैटेगरी के द्वारा बनते हैं, है ना? एक तो अगर हम बात करें तो आत्मा के अंदर अपने ओरिजिनल संस्कार होते हैं कि 7 क्वालिटीज होती हैं जो हर आत्मा में कॉमन होती है ना, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें कुछ होती हैं जो हर आत्मा के अंदर होती है, जो वो फील करती है। ठीक है, दूसरे तरीके की कैटेगरी वो होती है जो वो पास जन्म से अपना कैरी करती है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें इनबिल्ट होती हैं कि जो पेरेंट्स को भी नहीं पता होती है, वो पीछे से आती है ना? कई बार हो सकता है फैमिली के अंदर सब लोग गुस्सा करने वाले हो, लेकिन बच्चा बहुत शांत है ना? या फिर उसके अंदर कोई स्किल या कोई ऐसी क्वालिटी भी हो सकती है जो वो पीछे से कैरी फॉरवर्ड करता है। जबकि आप कहोगे कि अरे 3 साल का है, गीता कंठस्थ है, 3 साल का है या ऐसे कर रहा है। तो ये सारी चीजें, ये तो दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी, जिस फैमिली में वो पैदा हुआ, उस पेरेंट जो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, वहाँ से उनके जीन से बायोलॉजिकली जो उसको रिसीव करता है। जो आपने बात कही, उसके अंदर ये 3 तो है ही, लेकिन जो 4th कैटेगरी भी है ना, यानी कि जो वो अपने पीयर ग्रुप से लेता है ना? बाहर जाता है, स्कूल में जो उसे फ्रेंड्स मिलते हैं, आस-पड़ोस में जो लोग मिलते हैं, फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में जो लोग उसे मिलते हैं, यहाँ तक कि जो वो कार्टून देखता है, जो वो टीवी देखता है, कैरेक्टर देखता है टीवी के अंदर, मूवीज़ के अंदर, वो उसको भी मॉडल करता है। तो कई बार पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि ये कहाँ से मॉडलिंग हो रही है। वो पीछे से भी हो सकती है, वो पेरेंट्स राइट। के उसमें भी हो सकती है, वो किसी पीयर ग्रुप के थ्रू भी हो सकती है, वो कोई ऐसा, अब आजकल तो ये बड़ा कॉमन है, अगर माताएँ सुन रही हैं, मदर्स सुन रही हैं, तो वो ये देखती होंगी कि अगर बच्चे ने जहाँ शोर मचाया नहीं, उसके हाथ में मोबाइल। हाँ। मोबाइल देखते-देखते वो खाना खा रहे हैं, टीवी देखते-देखते वो खाना है, अच्छा उसका फेवरेट कार्टून शो लगा दो, उसको खाना खिला दो, वो खाना नहीं खा रहा है। वो चुप नहीं हो रहा है, वो जिद कर रहा है, उसको ये दिखा दो। तो दैट मीन्स अब आप ये देखो कि जो मन है ना, वो हमारी जो ये 5 कर्मेंद्रियाँ होती है, वहीं से तो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। बिल्कुल। अब अगर मैंने जो देखा, पेरेंट्स ने तो लगा के छोड़ दिया, लेकिन बच्चा किस अंडरस्टैंडिंग के साथ उस चीज को ले रहा है, वो उसकी गहराई में तो पेरेंट्स जा ही नहीं रहे हैं। तो जब उसने उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, उसने मन में एक पिक्चर बनाई कि हाँ, ये कैरेक्टर ऐसा होता है, ये कैरेक्टर ऐसा होता है, मुझे इसको मॉडल करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। या फिर मुझे कोई दोस्त ऐसा मिल गया, संगी साथी ऐसा मिल गया जो मुझे इस तरह की बातें समझा रहा है या कुछ है। पेरेंट्स को कई बार ये सब चीजें पता ही नहीं होती। राइट। राइट। पेरेंट्स को एक अच्छा, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि इधर एक क्लोज वॉच रखने की जरूरत है कि हम ये जाने कि हमारा बच्चा जो है पूरे दिनचर्या में किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने इन सेंसेस के द्वारा मन में उतार रहा है। अगर हम इस पे कंट्रोल रख लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम उसकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज होती है, अगर आप कहीं उसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव चीज नोटिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम मान लें कि दशहरा आया ना, या दिवाली है या होली है, हम उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताते हुए उन्हें बताएं कि किस तरह से आज के दिन आपने सिर्फ ये सेलिब्रेट नहीं करना है, सेलिब्रेशन इज मोर अबाउट गिविंग योर बैड थिंग्स, है ना, एक तरीके से लिविंग योर बैड वाइसेस, अंदर की नेगेटिविटी को छोड़ना है। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है विच इज ट्रबलिंग यू, और मे बी आपके थ्रू किसी और को ट्रबल कर रही है, तो आज आप उसे छोड़ दो हमेशा के लिए।
तो हमें उसे सिग्निफिकेंस बताते हुए कुछ ऐसे ओकेजन्स आते हैं, जैसे बर्थडे हो गए या कुछ ऐसे हो गए कि आज एक मौका है आपके पास, कि आज आप ना परमात्मा से, गॉड से एक बहुत सुपर पावर ले सकते हो, एक बहुत अच्छी क्वालिटी ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक नेगेटिव देना होगा, फिर आपको एक पॉजिटिव मिलेगा। तो सब जिसे कहते हैं छोटे-छोटे काइंड ऑफ एक्टिविटीज, गेम्स करके इस तरह से मजाक-मजाक में, हल्के-हल्केपन में उनको कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जिस जिस तरीके के बच्चे की एक्टिविटी है उसी का कोई रेफरेंस लेके आप उसको समझा सकते हैं। तो या हो ब्यूटीफुल। सकता है उसका फेवरेट हीरो हो, फेवरेट कैरेक्टर, उसका रेफरेंस लेके कि देखो वो ऐसे करते हैं, क्योंकि बच्चों में मॉडलिंग की एक आदत होती है। मॉडलिंग यानी तो जिसे कहते हैं किसी को कॉपी करना, उनकी आदत होती है बच्चों के अंदर। तो आप उनको कुछ अच्छे एग्जाम्पल, अगर वो कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल उठा रहे हैं तो आप उनको अच्छे एग्जाम्पल देके उनको रिप्लेस कर सकते हैं। बट कॉन्टिन्यूस उनकी काउंसलिंग, कॉन्टिन्यूस उनके साथ इंटरेक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी के लिए ना एक चीज बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हम सभी प्रैक्टिस करते हैं, एंड दैट इज जिसे कहते हैं ना कि जो रेपिटेशन होता है ना पॉजिटिव थॉट्स को लेकर, या कोई भी चीज जो हम अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो जैसे हमारे अंदर कोई नेगेटिव इमोशन भी पैदा हुआ तो हमने उसको बार बार सोचा, बार बार सोचा, बार बार याद किया, तब जाके वो नेगेटिविटी हमारे अंदर क्रिएट हुई। तो इसी राइट। तरह से इंटर्न अगर हम उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस वही है कि हम उस नेगेटिव के बारे में ना सोच के पॉजिटिविटी के बारे में सोचे, तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी वाला भी जो फैक्टर है वो आराम से क्रिएट हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल होता है ना, गंदे बकेट के अंदर पानी, गंदी पानी से भरी हुई है बकेट, तो इंस्टेड आप उसके अंदर से बार बार डिग आउट करके उसमें से गंदा पानी निकालें, आप ऊपर से साफ पानी चला दो, तो उसमें जब साफ पानी चलेगा तो वो पूरी बकेट जो है वो साफ पानी से भरती जाएगी और गंदा पानी अपने आप निकलता जाएगा। तो बेशक बच्चा बाहर से कुछ भी लेकर आए माइंड में, या कोई कैरेक्टर में कुछ भी देखें, टिल द टाइम पेरेंट्स आर अवेयर, टिल द टाइम पेरेंट्स आर यू कैन से दैट वो जागृत हैं, तब तक वो अपने बच्चे को हर नेगेटिव वाइज से या हर किसी भी सिचुएशन से बचा सकते हैं, क्योंकि उनका काम है वो टैप खोल के रखना, जो एक पॉजिटिव थॉट्स का है, प्योर थॉट्स का है, वो हमेशा उसको, ये नहीं कि उसने तुझे मारा तो तूने क्यों नहीं उसको जवाब दिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कोई बात नहीं, अगर उसने ऐसा किया बेटा आप ऐसा नहीं करोगे, आपने हमेशा उसके साथ अच्छा करना है, आपने उसे सपोर्ट करना है, कोई प्रॉब्लम है आप हमें आके बताओ या टीचर को बताओ, बट आप कोई ऐसा गलत एक्शन नहीं लेंगे। तो आप अपना टैब अगर खोल के रखेंगे पॉजिटिव थॉट्स का, अच्छी शिक्षाओं का, तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने जो एग्जाम्पल दिया और जो प्रैक्टिकल सिनेरियो आपने बताए, दैट इज रियली वंडरफुल एंड अमेजिंगली मतलब इंटरेस्टिंग है। आज के परिदृश्य में जिस जिस कठिन परिस्थिति में हम बच्चों को पाल पोस रहे हैं, वहां पे अगर हम ये मॉडलिंग और जो आपने बोला इस तरह के इसमें एक चीज और मदर्स जो है वो ऐड कर सकती हैं, जी which is missing these days. Sometimes it is seen that या तो वो उनको गलत चीज पे अप्रिशिएट कर देती हैं, है ना, या फिर वो जैसे कि अब अगर उसमें कोई नेगेटिव ट्रेट है, इन दी सेंस जैसे कि बच्चा बहुत कंफर्ट में रहा बचपन से, लेकिन वो बार बार हर एक के सामने ये बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा तो एसी के बिना सोता ही नहीं, मेरा बच्चा तो वो हो सकता है कि वो ये दिखाना चाहते हो कि दैट वी आर क्वाइट वेल ऑफ, और मे बी हमारा बच्चा जो है बहुत आराम से कंफर्ट में पला है, लेकिन वो हर के सामने, जब यहाँ तक कि बच्चे सामने बैठा है उनके सामने भी ये चीज जब बोले जा रहे हैं कि हमारा बच्चा तो ना एसी गाड़ी में जाता है बस, उसको वो ऐसे तो जा ही नहीं सकता पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो कर ही नहीं पाता है मैनेज, तो लेकिन आप क्या ये कह कह के आप उसको ये स्ट्रांग बना रहे हैं, उसके माइंड में ये चीज इतनी स्ट्रांग कर रहे हैं कि वो फिर जब लाइफ में अगर कोई ऐसी एडवर्सिटी आती है या कोई ऐसी बात होती है जब उसे ऐसे भी मैनेज करना होगा, तब उसके लिए आप डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं, आप उसके माइंड को एक एक जिसे कहते हैं सीमित कर रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी को जो है वो रोक रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आप उन्हें ये कहें, बच्चों को, बच्चों के सामने आप किसी के सामने ये कहें कि मेरा बच्चा जो है हर हाल में बहुत सेटल्ड है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो हर एक चीज में एडजस्ट करना जानता है। जब आप ऐसी बातें कहेंगे ना तो उसके माइंड के अंदर वैसी कंडीशनिंग होगी, लेकिन हम उल्टा करते हैं। या फिर अगर वो कुछ गलत, ये एक तरीका है ऐसे करने का, या फिर मदर्स ऐसा भी करती हैं कि अगर उसने थोड़ी सी भी एक गलती करी तो वो उस पर लेबल लगा देती है कि तुम तो झूठ बोलते हो। अगर उसने छोटा सा कोई ऐसी बात बोल दी, हो सकता है उसने बहुत लाइटर फॉर्म में बोला,
तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो हम्म। उसने जब मदर या पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जो है एक तरीके से कहे ना कि रोल मॉडल काइंड ऑफ होते हैं। अगर वो कोई लेबल लगाते हैं कि तुम आलसी हो, तुम हम्म। उठते नहीं हो, तुम लेजी हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे करोगे तो तुम लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे, तो ये सारी चीजें जो हम लेबल के रूप में लगा देते हैं ना कहीं बच्चे के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो क्रिएट। तो एज ए पेरेंट या तो हम उसकी सुपीरियरिटी को बढ़ा रहे हैं या फिर इंफीरियरिटी क्रिएट कर रहे हैं, बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे। तो हमें अप्रिशिएटिव अप्रोच रखनी है, लेकिन इस तरह से रखनी है कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़े। सेल्फ एस्टीम यानी कि उसको ये लगे कि मैं हर कंडीशन में अपने आप को स्टेबल रख सकता हूँ, मैं हर चैलेंज को बहुत पॉजिटिव तरीके से फेस कर सकता हूँ, मुझे सबकी रिस्पेक्ट करनी है, इररिस्पेक्टिव कोई भी कैसा भी हो, कोई मेरी इंसल्ट भी करे तो भी मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी। इस तरह की वैल्यूज अगर एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को देते हैं, कोई इसके अंदर सवाल ही नहीं कि बच्चे सक्सेसफुल ना हो अपनी लाइफ में और अच्छा स्कोर ना करें, उनका कंसंट्रेशन बेटर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और अगर इसको और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कपल अप किया जाए राजयोगा मेडिटेशन से, विच इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज, क्योंकि मेरी यस। बेटी है 18 इयर्स की और वो बचपन से उसको अभ्यास करती है और शी स्कोर वेरी वेल विदाउट एनी कोचिंग ट्यूशन, वो बहुत अच्छा स्कोर करती है बिकॉज उसका कंसंट्रेशन इसी वजह से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं तो ये कहूंगी कि हमने ये लाइफ लीड की है और हम अभी भी कर रहे हैं, एज ए पेरेंट भी लीड कर रहे हैं, एज ए राज्य का टीचर भी, एज ए फैकल्टी भी हम लोग जो है वो सेंटर में अपनी सेवाएं देते हैं। और प्रैक्टिस तो हम उसे करते ही हैं क्योंकि ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, 24 आवर्स आप इसे प्रैक्टिकल तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। वाइल टॉकिंग टू यू इवन आई कैन बी मेडिटेटिव, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ये सब बहुत अच्छा है। और बच्चों को अगर हम सिखा दें कि परमात्मा को कैसे अपने साथ रखना है, तो एक छत्र छाया के रूप में वो हमेशा साथ रहते हैं और वो कहीं प्रॉब्लम में आए तो उसे अपना फ्रेंड समझ के उसके साथ शेयर कर सकते हैं। दे ऑलवेज वेरी वेल गेट इट। सेड। आई मीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लग रहा है जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़े सीख की बात है कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन नर्चर आवर नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और वो दीदी लेबलिंग की वाली बात, मुझे लगता है हर दूसरा पेरेंट सही काम करता है। हम अक्सर अपने बच्चों को इतना क्वेश्चन दे देते हैं, इतना कंफर्ट कि नहीं वो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकता या वो बिना एसी के नहीं सो सकता। दैट इज समथिंग वी ओनली गिव देम दैट टाइप ऑफ अप्रोच, उसके बाद वो फिर वाकई में आगे बढ़ने में संकोच करते हैं बच्चे एक्चुअली पेरेंट्स कि के सब तो वैसे ही ब्लेसिंग होते हैं। हम उसे हम उनके लिए बोल रहे हैं हमारा बच्चा तो लौकी नहीं खाता है, हमारा बच्चा तोरी नहीं खाता, वो तो सिर्फ पिज्जा बर्गर, राइट और राइट हम ये बातें अननोइंगली अनकॉन्शियसली उनके बोलते उनके हैं। सामने ही कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से हम ही उनको उस तरह से कि वो भी कहीं ना कहीं बैठे सुनते हैं, अच्छा मम्मी बोल रही है, ये बात तो मेरे से बड़ी स्ट्रांग ही है। तो वो चीज ना हम उनके अंदर और डीप रूट कर रहे हैं, जो चीज हम निकालना चाहते हैं हम वही चीज उनके अंदर और पक्की कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दीज थिंग्स हम वो बोले जो हम उनमें देखना चाहते हैं, वो बोले भी और वो सोचे भी। हम ये सोचे, जैसे आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की ना, देयर इज वन न्यू टर्म दैट हैज कम इन एंड या दैट इज अप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस। यानी या कि आप जब अपनी न केवल बच्चों को, यहाँ तक कि आप अगर कॉर्पोरेट में हैं तो आप अपनी टीम को भी अगर आप अप्रिशिएट करते हैं और आप अपनी लैंग्वेज को अगर चेंज करते हैं, लैंग्वेज में टोन को अपनी चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गलत करता भी है या उससे वो परफॉर्मेंस नहीं दी गई, तो आप अपने अपने बच्चों को ये कह सकते हैं आई नो यू कैन डू बेटर, इंस्टेड यस। ऑफ सेइंग कि तुमसे हुआ नहीं, तो और बच्चों ने देखो कितना अच्छा कर लिया, वो देखो तुम्हारा दोस्त वो इतना अच्छा कर गया, वो इतना तुमसे हुआ नहीं, तुम्हारे ऊपर हमने इतना पैसा लगा दिया, तुम्हें इतनी फैसिलिटीज दे दी, तुमसे ये हुआ नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आप ये कहो कि आई ट्रस्ट यू, आई नो यू कैन डू इट, यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आपको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए हम आपको देंगे, आप बताओ हमारे साथ क्या है। इंस्टेड जिस दिन वो गलत करे या उसे लगे कि आज सक्सेस नहीं मिली, उस दिन तो उसे ट्रीट दो आप और उल्टा कि नहीं आज तो आपने इतना अच्छा किया, आई एम श्योर आप कल इससे ज्यादा बेटर करोगे, तो ये उस आने वाले सक्सेस की ट्रीट आज हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से उसकी सेल्फ एस्टीम को हमें बढ़ाना है, अपनी टीम हो चाहे अपनी फैमिली मेंबर हो, हमें उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है। तो ये दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी एंड दिस इज लाइक स्टेइंग काम एंड कंपोज इन द टाइम ऑफ chaos। chaos तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन अगर मैं खुश तो जग खुश है, अगर मैं सही हूँ
या मेरी मेंटल स्टेबिलिटी स्ट्रांग है, तो मैं किसी को भी स्ट्रेंथ दे सकती हूँ, क्योंकि एक कमजोर किसी को स्ट्रेंथ नहीं दे सकता। अगर मैं स्ट्रेंथफुल हूँ, अगर मेरे अंदर वो पावर है, मैं किसी को भी पावर दे सकती हूँ। तो एक Absolutely. डिस्चार्ज बैटरी तो किसी को भी चार्ज नहीं कर सकती ना, एक नहीं कर चार्ज सकते। बैटरी ही किसी को चार्ज कर सकती है। तो यस। मैं चार्ज बैटरी हूँ, और मेरी चार्जिंग होती है परमात्मा के याद से, राजयोग का मेडिटेशन से। तो मैं अगर चार्ज रहती हूँ, तो ये इसके थ्रू मैं और जो भी डिस्चार्ज सोल्स हैं, बैटरीज हैं, है ना, तो मैं उनको भी वो पावर दे सकती हूँ कि मेरे को जो मिला वो आपको भी मिल सकता है। मैं खुश रह सकती हूँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। मुझे ये देखना है कि वो चीजें वैसी ही रहेंगी, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स उनके लिए क्या है, दैट आई कैन चेंज। यस। मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, बाकी चीजें तो आती और जाती रहेंगी। रहती है। मतलब सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट इज मोर यस, इम्पोर्टेंट आई थिंक देन वंस। मुझे ऐसा लगता है दीदी, हम अगर खुद पे काम करें, खुद को ग्रो करने का या खुद को स्वावलंबी बनाने का या खुद खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तभी हम अपने परिवार या हमारे आसपास की चीजों को संभाल सकते हैं। इट गोज वेल विथ इमोशंस ऑल्सो, कि पहले हमें खुद के इमोशंस को हैंडल करना चाहिए। दीदी चूंकि टॉपिक ऐसा है ना, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ थॉट्स आर कमिंग, बट समय की कमी है, समय की पाबंदी है, नहीं तो ऐसे सेशंस तो समाप्त ही ना हो, ऐसा महसूस होता है। स्टिल दीदी, इट्स अराउंड 7 ये अराउंड। आप ये समझ सकते हैं, इट जी स्टार्ट विद द सेल्फ अवेयरनेस। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। सेल्फ बिल्कुल दीदी। अवेयरनेस अगर आपको है, तो आप सेल्फ हम्म मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम्म सपोज मुझे पता चल गया कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, तो इट्स वेरी इजी टू डिलीट द नेगेटिव वंस। तो हम्म। पॉजिटिव मैं अपने पास रख लूंगी और एक तरीके से नेगेटिव को निकाल दूंगी। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो सेल्फ अवेयरनेस के साथ सेल्फ मैनेजमेंट आती है। जब मैं खुद को समझने लगती हूँ, तब मैं औरों को भी समझने लगती हूँ। तो हम्म सेल्फ अवेयरनेस के साथ सोशल अवेयरनेस भी आती है। और जब मैं सोशल अवेयरनेस को समझने लगती हूँ, यानी कि लोगों को समझने लगती हूँ, तो इन टर्न जो फोर्थ चीज आती है, वो है रिलेशनशिप्स हार्मोनाइज हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी इन प्लेस हो जाता है। तो ये सब कुछ जो स्टार्ट होता है, वो सेल्फ अवेयरनेस से होता है। और सेल्फ अवेयरनेस में सबसे पहली चीज है सेल्फ। और सेल्फ यानी कि मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। ये चीजें जो, मतलब अगर आप इसको इस तरह से समझें कि ये आंख है या कान है या मुख है, सपोज ये तीन चीजों को फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो आंख क्या देख रही है, ये अगर मैं एम्पावर हूँ, तो मैं अपनी आंखों को कंट्रोल कर सकती हूँ ना। देयर एंडलेस थिंग्स ऑन इंटरनेट, ठीक है, हम्म उसमें अच्छा बुरा सब कुछ है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, बिकॉज इट इज कमिंग एज ए इन्फॉर्मेशन ना, मेरा माइंड उसे रिसीव कर रहा है। तो मेरा माइंड जब उसे रिसीव करना है, मुझे देखना है, मेरे मन को अगर मुझे तंदुरुस्त रखना है, तो जैसे एक शरीर के अंदर आप वही डालोगे ना जो आप जो हेल्दी होगा, तो ऐसे ही मुझे अपने मन के अंदर भी तो वही डालना है ना जो हेल्दी होगा। तो अगर कुछ नेगेटिव है या टॉक्सिक है या जो कि नहीं देखना चाहिए, आप उसको डिलीट करना आपको आना चाहिए। जो हम्म बातें हैं जो आपको नहीं सुननी, कोई बुराई कर रहा है या कोई हम्म ऐसी बातें हो रही है, तो आपको वहां पर ये समझना है कि ये बातें मेरे मतलब की नहीं है, दिस इज नॉट लिंक्ड विद माई सेल्फ प्रोग्रेस। तो मुझे ये बातों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप दिशा चेंज कर सकते हो बातों की। सेम आप अपनी वाणी को भी ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। जब एक्सचेंज ऑफ टॉक्स होता है, ये भी एक इंफॉर्मेशन की तरह हमारे अंदर जाता है। वहां पर भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो हम्म। ये सारी चीजें आती हैं केवल व्हेन यू आर सेल्फ गवर्न। या जब आप अपने आप को सेल्फ गवर्न करते हैं, आप हर सिचुएशन को गवर्न कर सकते हैं। ट्रूली एब्सोल्युटली करेक्ट दीदी, कि सेल्फ गवर्नेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। और आज की जो हमारा जो आज की जो चर्चा है, आज का जो सेशन है, उससे हमारे लिए यही सीख भी है कि सीख जो हम हमेशा ले जाते हैं अपने साथ, कोशिश करते हैं कि अब हम अपने अंदर समाहित कर सके, उसको हम अपने अंदर इम्बाइब कर सके, दैट इज सेल्फ गवर्न और सेल्फ बैलेंस, सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी दीदी के थॉट से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे और जरूर उनका जीवन आज के विचारों से, आज के सेशन से लाभान्वित होगा। दीदी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और इतना सुंदर आपने प्रैक्टिकल सिनेरियोस के साथ समझाया। इट्स रियली रियली वंडरफुल टू हैव यू इन आवर शो। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच दीदी। प्लेजर इज फुली माइन। थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू। शांति।
ओम शांति दीदी। और इसके साथ मैं अपने दर्शकों से भी अब अलविदा लूँगी और अगले सेशन में हम फिर से एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ फिर से ब्रह्म कुमारी दीदी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और पिंकिश को, हमारे पिंक टॉक को ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम आशा करते हैं आपके फीडबैक्स हमारे पास ज़रूर आएँगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर जानना चाहेंगे और कि हम अगला एपिसोड क्या करें, और प्लीज़ इसके बारे में भी हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अनुपमा को इजाज़त दीजिए। ओम शांति।